अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज इतवार की सुबह बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के मौके पर कौम को दिली मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक पैगाम में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पर तमाम हम वतनों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। तालीम और इल्म से मुतालिक इस खुशी के मौके पर और त्यौहार पर मैं तमाम हम वतनों के लिए खुशी, खुशहाली और दानिशमंदी की ख्वाहिश करती हूँ। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास की एंड ऑफ सीजन सेल सिर्फ आपके लिए। पार्टी वेयर हो, फेस्टिव एथनिक वेयर या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर वेयर, सब कुछ 50% तक डिस्काउंट पर दस्तयाब है। 15 दिसंबर से जारी है हमारी एंड ऑफ सीजन सेल। नूरानी लिबास, नवाबी शहर का नवाबी नजराना, शेरवानी, पठानी और कुर्तों का खजाना। दिल्ली में हवा का मियार नुमायां तौर पर बिगड़ गया है, क्योंकि आज इतवार की सुबह 6 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 दर्ज किया गया। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इंतहाई खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली भर में हवा का मियार तशवीशनाक है, क्योंकि आनंद विहार 418, विवेक विहार 407 और वजीरपुर 401, अशोक विहार 384 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह में इजाफे की वजह नामुवाफिक मौसमी हालात का मजमुआ है। रियासत उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के निफाज के बाद बिहार में बीजेपी लीडरों ने इसके निफाज का मुतालबा शुरू कर दिया है, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने आईनी तशवीश का हवाला देते हुए इसकी मुखालिफत की है। बिहार में बीजेपी के सीनियर तर्जुमान रंजन पटेल ने कहा है कि उत्तराखंड ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने वाली पहली रियासत बनकर तारीखी नज़ीर कायम की है। अब बिहार की बारी है कि वो इसकी पैरवी करे। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक ही कानून मजहब, जात पात, जिन्स और समाज की बुनियाद पर इम्तियाज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है। पटेल ने मुतालबा किया कि शादी, तलाक, विरासत और मिल्कियत के मामलात के लिए सबकी खातिर एक ही कानून होना चाहिए। मुसलमानों को इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए यकसा होगा। पटेल के इस बयान ने जेडीयू को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, जो मुसलमानों के वोटों की दावेदार है। इसने दलील दी है कि इस तरह का कोई भी कानून मुल्क के सेकुलर ढांचे के लिए नुकसानदा और मजहबी अक़लियतों बतौर ख़ास मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत का बाज़ बन सकता है। रियासत महाराष्ट्र के रियासती स्कूली तालीम के वजीर ने अपने एक बयान में कहा है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात में बुर्का पहनने वाली तालिबात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड मुकर्रर करने के बजाय इम्तिहानात में धोखाधड़ी रोकने पर जोर दिया जाना चाहिए। वज़ीर के महकमा स्कूली तालीम बोर्ड इम्तिहानात को नकल से पाक और शफ़ाफ बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चला रहा है। नकल की रोकथाम की जाएगी, चाहे तालिबात बुर्का पहने या ना पहने। नकल की हर किस्म की रोकथाम के लिए इम्तिहानी मरकज़ में कैमरे नस्ब किए गए हैं। मुनासिब सिक्योरिटी के लिए पुलिस का भी माकूल बंदोबस्त किया गया है और इन्विजिलेटर्स का भी इंतजाम किया गया है, ताकि कोई भी तालिब इल्म नकल ना करे। इससे क़तई नज़र के तालिबा मराकिज़ पर बुर्का पहने या ना पहने, स्कूली तालीम के वज़ीर दादा ने कहा है कि ड्रेस को मुकर्रर करने के बजाय धोखाधड़ी को रोकने पर जोर दिया जाना चाहिए। वज़ीर के भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर नीतीश राणे ने मुमकिन धोखाधड़ी और नकल के वाक़ात का हवाला देते हुए बोर्ड के इम्तिहानात के दौरान स्कूलों में बुर्का पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था, जिस पर तालीमी हलकों में बेचैनी पाई गई थी, लेकिन वजीर तालीम ने इसे मुस्तरद कर दिया। वज़ीर के बीजेपी लीडर नीतीश राणे एक मखसूस तबके को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनकी जहर अफशानी के कई एक बयानात से सभी वाकिफ है। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 8वें मरतबा मुल्क का आम बजट पेश किया। ये बजट पेश करते ही उन्होंने तारीख में अपना नाम ज़रूर लिखवा लिया, लेकिन इसके साथ ये भी वाज़ेह हो गया है कि इस बजट में भी उन्होंने कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दिया। जो तवक्को की जा रही थी और जितनी उम्मीदें थी, वज़ीर मालियात इन पर खड़ी नहीं उतरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अहम लीडरों की मौजूदगी में तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर में निर्मला सीतारमण ने मुतअद्दिद ऐलानात किए, जिनमें कुछ दिलखुश भी थे, ख़ास तौर पर इंतखाबी रियासत बिहार के लिए, लेकिन मजमूई तौर पर उन्होंने मायूसी ही किया। उन्होंने कई मनसूबों का जिक्र किया, सरकार के कई वादों को दोहराया, लेकिन आम आदमी और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास जिस महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान है, इसे कम करने के लिए किसी भी कदम का जिक्र तक नहीं किया। साथ ही मुल्क में फैली रिकॉर्ड बेरोजगारी पर भी उन्होंने लबकुशाई करने की ज़रूरत नहीं समझी। वज़ीर मालियत ने इनकम टैक्स में राहत देने का सबसे अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब 12 लाख रुपए सालाना तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने इनकम टैक्स के मुख्तलिफ ज़ोनों में भी तब्दीली का ऐलान किया। इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 0 टैक्स है और
स्टैंडर्ड कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। इससे मुतवस्सित तबके को 12,75,000 रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण ने इस ताल्लुक से कहा कि मिडिल क्लास मुल्क की मईशत को मजबूत करती है, इसलिए इनके ताउन को तस्लीम करते हुए हमने वक्तन फ़ौक्तन टैक्स के बोझ को कम किया है और इस साल भी यही कोशिश की गई है। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने अपना रिकॉर्ड 8वां बजट पेश किया, लेकिन हर बार की तरह इस मरतबा भी उन्होंने कोई खास कदम उठाने का या कोई इनकलाबी कदम उठाने का ऐलान नहीं किया। इसकी वजह से बजट के बाद क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, इसकी फहरिस्त बिल्कुल भी तवील नहीं। गालिबन ये पहला मौका होगा जब इस फहरिस्त में चंद ही अशिया शामिल की गई। हुकूमत ने अगले माली साल के लिए मरकजी बजट में कुछ अशिया पर दरामदी ड्यूटी कम कर दी है, जिसकी वजह से बजट की दफात नाफिज होने के बाद ये अशिया सस्ती हो जाएंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए बताया कि मुतअद्दिद तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान, 36 जान बचाने वाली अद्वियात, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और दीगर चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, मोबाइल बैटरियां, फिश पेस्ट, चमड़े की मसनूआत और LED TV वगैरह पर दरामदी ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया। इसकी वजह से ये चीज़ें सस्ती होने का कभी इम्कान है। इसके अलावा कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरीज, जिंक और कुछ दीगर मादनियात पर भी दरामदी ड्यूटी कम की जाएगी। बजट में फ्लैट पैनल डिस्प्ले और टीवी डिस्प्ले और टेक्सटाइल के कपड़ों पर दरामदी ड्यूटी में इजाफे की वजह से इनकी कीमतें बढ़ सकती है। जिन चीज़ों के दाम में इजाफा हुआ है वो पहले से ही महंगी चीज़ों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगी, जिनमें गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल और मुतअद्दिद अशिया शामिल हैं। गुजरात फसाद के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में कत्लेआम की चश्मदीद गवाह और फसाद मुतासरीन के लिए इंसाफ की अलामत कहलाई जाने वाली ज़किया जाफरी, जिन्होंने 23 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, हफ्ते को 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। उन्होंने अपनी आंखों के सामने गुलबर्ग सोसाइटी में अपने शौहर और कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी समेत 59 अफराद को शहीद होते देखा गया था और इंसाफ के लिए एक से ज़ायद बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इनकी आखिरी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इनकी वो पिटीशन थी जिसमें उस वक्त के गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी को SIT के जरिए क्लीन चिट देने को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जब ये अर्जी खारिज कर दी तो ज़किया जाफरी ने अपने इंसाफ का मामला खुदा की अदालत पर छोड़ने का ऐलान करके सबको दहला कर रख दिया था। गुजरात फसाद के खातियों के खिलाफ हिम्मत और अज़्म की अलामत बन गई ज़किया जाफरी ने अहमदाबाद में अपनी बेटी नसरीन के घर पर आखिरी सांस ली। ज़किया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी ने इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि मेरी वालिदा अहमदाबाद में मेरी बहन के घर गई हुई थी। वो अपने सुबह के मामूलात पूरे कर रही थी कि इसी दौरान उन्होंने बेचैनी महसूस की। फौरी तौर पर डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन सुबह तकरीबन 11:30 बजे इनकी रूह काले हकीकत से जा मिली। इन्हें अहमदाबाद में इनके शौहर एहसान जाफरी की खबर के करीब दफन किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा है कि इसमें बिहार के वोटर्स को खुश करने की कोशिश की गई है, मगर मईशत को तेज करने की कोई कोशिश नहीं की गई। उन्होंने पेशगोई की कि मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल मजीद अबतर होगी और तरक्की की रफ्तार कमजोर रहेगी। साबिक वजीर मालियात ने कहा है कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ हासिल करने में यह बजट बहुत सुस्त साबित होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बजट के ताल्लुक से अपना तल्ख रद्दमल जाहिर किया। खड़गे ने इस बजट को 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली करार दिया। वहीं राहुल ने गोली के जख्म पर मरहम पट्टी जैसा बजट आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा मुल्क महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल से लड़ रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत झूठी तारीफ बटोरने पर आमदा है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी बजट में तेलंगाना को यकसर नज़रअंदाज कर देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। रियासत की जानिब से पेश की गई नुमाइंदगियों को मरकजी हुकूमत की जानिब से अहमियत न देने पर हैरत का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने शहर में दस्तियाब वज़रा और महकमा फाइनेंस के आला अहदेदारों के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर में इजलास तलब किया। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए मालियाती साल 2025-26 बजट का जायजा लिया गया। मौसूल ज़राए से पता चला है कि वज़ीर-ए-आला ने मरकजी बजट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकज़ को रवाना की गई तजावीज़, दिल्ली दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के अलावा मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए पेश की गई तहरीरी नुमाइंदगियों पर तवज्जो न देने पर नाराज़गी का इजहार किया। बजट में सिर्फ बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और गुजरात को ही अहमियत देने पर तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इजलास में मौजूद महकमा फाइनेंस के आला अहदेदारों से इज़हार ख्याल करते हुए रियासत की जानिब से रवाना की गई तजावीज़ में रियासत को क्या हासिल हुआ है, क्या हासिल नहीं हुआ, इसकी तफसीलात तलब की। साथ ही रियासत में बजट की तैयारी के लिए किस तरह हिकमत अमली तैयार की जाए, इस पर भी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई।
تلنگانہ کابینہ کا 5 فروری کو صبح میں اجلاس منعقد ہوگا۔ اسی دن دوپہر میں اسمبلی کا خصوصی اجلاس منعقد کر کے ذات پات پر کی گئی مردم شماری کو منظوری دی جائے گی۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں راہل گاندھی کی جانب سے ذات پات کا سروے کرانے کا تلنگانہ کے عوام سے وعدہ کیا تھا۔ ریاست میں کانگریس کو اقتدار حاصل ہونے کے بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ذات پات کا سروے کرایا تھا، جس کی رپورٹ تیار ہو گئی۔ پلاننگ کمیشن کی نگرانی میں کرائے گئے سروے رپورٹ کمیٹی 2 فروری آج اتوار کو کابینی سب کمیٹی کو پیش کی جا رہی ہے۔ وزیر آبپاشی این اتم کمار ریڈی کابینہ سب کمیٹی کے صدر نشین ہیں۔ اس سب کمیٹی میں وزراء دامودر راج نرسمہا، سریدر بابو، پونم پربھاکر اور رکن پارلیمنٹ ملو روی اراکین ہیں۔ ذات پات کی مردم شماری کرنے والی کمیٹی رپورٹ کابینی سب کمیٹی کو پیش کی جا رہی ہے۔ کابینی سب کمیٹی آج ہی ایک اجلاس طلب کر کے اس کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کو منظوری دے گی۔ 5 فروری کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا اور اسی دن دوپہر میں خصوصی اجلاس منعقد ہوگا۔ ہفتے کی رات سائبر آباد کے علاقے گچی بولی میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک پب میں فائرنگ سے خوف و دہشت پیدا ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی ایک ٹیم گچی بولی میں واقع پرزم پب گئی تھی، جو عادی مجرم کو تلاش کر رہی تھی۔ پولیس کے پاس اطلاع تھی کہ اس پب میں پولیس کے لیے مطلوب مجرم موجود ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران مجرم کو پکڑنے کے دوران اس نے فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں CCS مادھا پور کا ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا، جبکہ پب کے عملے کی مدد سے پولیس نے مجرم کو حراست میں لے لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق بی پربھاکر نے پولیس پر 2 راؤنڈ فائرنگ کر دی۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ شہر حیدرآباد میں نقلی کرنسی نوٹ تیار اور فروخت کرنے والے ایک شاطر عادی مجرم کو ٹاسک فورس پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کمشنر ٹاسک فورس سینٹرل زون ٹیم نے بازار گھاٹ علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 38 سالہ پٹا بھی ملی کرشنا گوڑ کو گرفتار کر لیا۔ کھمم کا ساکن کرشنا گنٹور کا متمدن بتایا گیا ہے۔ گنیش ٹفن سینٹر بازار گھاٹ کے قریب انسپکٹر خلیل پاشا کی ٹیم نے پٹابی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس عادی مجرم جو کئی مرتبہ جیل کی سزا کاٹ چکا ہے، اس کے قبضے سے 11,10,500 روپے کے نقلی کرنسی نوٹ ضبط کر لیے۔ 500 روپے کے نقلی کرنسی نوٹ کو تیار کرنے کے بعد پٹابی 14,000 اصل رقم کے عوض 1 لاکھ روپے کی نقلی کرنسی نوٹ دیا کرتا تھا۔ حیدرآباد میں نقلی رقم کو فروخت کرنے کا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، بلکہ کسی نہ کسی صورت میں سادہ لو عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش جاری ہے۔ ٹاسک فورس سینٹرل زون اور نامپلی پولیس کی مشترکہ کارروائی میں ملی کرشنا کو گرفتار کر لیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ سائبر کرائم بیورو نے واضح کیا ہے کہ فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ یعنی FIU میں ہی درج 47 کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہی قانونی ہیں۔ سائبر بیورو DG شیکا گوئل نے بتایا کہ غیر مسلمہ پلیٹ فارمز پر سرمایہ کاری پر معاشی طور پر نقصان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرپٹو کرنسی اسکیم سے متعلق سائبر پبلک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرپٹو کرنسی کی عوام میں مقبولیت کے پیش نظر سائبر دھوکہ باز اسکیمات کے ذریعے نقلی ایکسچینج کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی اسکیم سے متعلق چوکس رہیں اور سائبر دھوکہ دہی کے سلسلے میں 1930 پر فون کر کے شکایت کی جائے یا پھر سائبر کرائم کو میل کے ذریعے مطلع کیا جائے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ ملو روی نے پارٹی کے 10 ارکان اسمبلی کی جانب سے خفیہ اجلاس منعقد کرنے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملو روی نے کہا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں تلنگانہ کے 10 کانگریس ارکان اسمبلی کی خفیہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ایک وزیر کے خلاف ناراضگی ظاہر کرنے اور مستقبل کے لائحہ عمل کو خطیت دینے سے متعلق جو اطلاعات گشت کر رہی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس کے چند ارکان اسمبلی کے لیے جڑچلہ کے رکن اسمبلی نے ایک ہوٹل میں دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ ان کی دعوت میں وہ ارکان اسمبلی شریک ہوئے تھے۔ اس دعوت میں کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملو روی نے واضح کیا کہ دعوت میں شریک ارکان اسمبلی کانگریس چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس طرح کی اطلاعات غلط ہے۔ دانستہ طور پر بعض افراد کانگریس پارٹی کے خلاف غلط تشہیر کر رہے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے ملک کے دارالحکومت دہلی کے 2 اسمبلی حلقوں میں انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے وہاں کے رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی طاقت اور اپنے ووٹ سے ظلم کے خلاف انصاف کو کامیاب بنائیں، جھوٹ کے خلاف سچ کو کامیاب کریں۔ ووٹ سے ظلم اور ظالم کو شکست دینا ہے تو 5 تاریخ کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ طاہر اور شفا کو کامیاب کریں کیونکہ انصاف کی جیت ضروری ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ جنہیں سچائی کو دہانے اور انصاف کے لیے آواز اٹھانے کے لیے قید کیا گیا، آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان پر رحم کریں، نہ صرف اپنی دعاؤں سے بلکہ اپنے ووٹ کے ذریعے بھی ظلم کرنے والوں کو یہ پیغام دیں کہ حق کو کبھی شکست نہیں ہوتی اور باطل کو ختم ہونا ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ قید کر کے وہ لوگوں کو کمزور کر دیں گے اور مظلوم ان سے دباؤ میں آ کر معافی مانگیں گے یا معذرت کے خطوط لکھیں گے۔ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں جیل میں ڈال کر وہ ان کو گمنام کر دیں گے، لیکن مجلس نے ان لوگوں کو ٹکٹ دے کر عوام کے درمیان کھڑا کر دیا ہے۔ ناظرین، اسدالدین اویسی کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ ان کی بات سے متفق ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔
थाना शहर हैदराबाद के जानवा इलाके में मौजूद खदीम और मशहूर मारूफ सेंट मार्क्स बॉस्टन हाई स्कूल की प्लैटिनम जुबली तकरीबात हफ्ते की शाम इनेकाद अमल में लाई गई, जिसमें तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के तमाम तलबा और तालिबात के वालिदैन व सरपरस्त मौजूद थे और साथ ही इस स्कूल में रंगारंग प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। स्कूल की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में जिष्णुदेव वर्मा गवर्नर तेलंगाना बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की और तलबा और तालिबात से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और स्कूल के ब्रादर वगैरह भी मौजूद थे। हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी और पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक की साबिका अहलिया सानिया मिर्जा ने दुबई के अपने नए घर से शौहर का नाम हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के विला का काम मुकम्मल हो गया, जबकि फेंसिंग की जा रही है, जिसके बाद वो अपने बेटे अजहान के हमरा घर में मुंतकिल हो जाएंगी। सानिया मिर्जा अपने बेटे अजहान के साथ तवील अरसे से मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम है। क़ब्ल खबर सामने आई है कि सानिया मिर्जा और मुत्तहिदा अरब इमारात के बिजनेस टाइकून आदिल साजन के दरमियान मुमकिन ताल्लुकात कायम हुए हैं, ताहम तस्दीक नहीं हो सकी। आदिल साजन दुबई में हिंदुस्तानी टेनिस स्टार के विला को डिज़ाइन कर रहे थे। दूसरी तरफ घर पर लिखी गई नाम की प्लेट से सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को हटा दिया है और अब इनकी जगह अपने बेटे अजहान का नाम लिखा है। सानिया मिर्जा दुबई और हैदराबाद में 2 टेनिस एकेडमीज चला रही है, जबकि इसके अलावा टीवी नशरियात में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ मुंसलिक है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, चैट GPT, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में कराया जा रहा है। इस सुनहरे मौके से ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आगाज़ पीर 3 फरवरी शाम 6:30 बजे से फ्री बूट कैम्प का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 90019148193938769789।